तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फोर्स। सो यहाँ पे जो चैप्टर एक्चुअली शुरू हुआ है वो हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इससे स्टार्ट हुआ चैप्टर्स। बट यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे फोर्स से स्टार्ट करके, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुका है। तो व्हाट इज फोर्स, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग शुरू करें, फोर्स इज एनी एक्सटर्नल एजेंट which changes or tends to change the relative motion, state of rest, size and shape of the body। यानी ये एक तरह का ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी पे लगाने पर वो किसी बॉडी के स्टेट को, या वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने का कोशिश करता है, या फिर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का कोशिश करता है, या फिर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किए चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। चेंजेस मतलब चेंज कर देता है, टेंड्स टू चेंज मतलब करने की कोशिश करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज इन रेस्ट और ऑफ मोशन। ओके, इट मे चेंज और टेंड्स टू चेंज, तो ये वर्ड यूज करना ज्यादा प्रॉपर होता है। एंड साइज एंड शेप, ठीक है, ये साइज एंड शेप को भी चेंज करता है या फिर करने की कोशिश करता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पॉन्ज बॉल को हाथ में लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है। बट अगर तुमको एक स्टोन दे दिया जाए तो उस पर अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसका साइज एंड शेप चेंज नहीं होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वहां पर भी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो रहा है। एंड हेंस यहां से ये प्रूफ होता है कि हमेशा फोर्स लगाने से साइज एंड शेप चेंज हो ये नेसेसरी नहीं है, चेंज होने की कोशिश भी हो सकती है, तो उसे भी हम लोग फोर्स ही कहेंगे। ओके, तो अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की, व्हाट टाइप ऑफ नेचर, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज, आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये है वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज फिक्स्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो क्वांटिटी की अगर बात की जाए, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट यूनिट इन सीजीएस एंड एसआई दोनों की बात करेंगे हम लोग। सो इन एसआई इट इज न्यूटन and in CGS it is dyne। okay, now there is some relationship between Newton and dyne। Newton and dyne जो यूनिट है इनके बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। The relationship is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne। ठीक है, और ये रिलेशन कैसे है इसको भी हम बता देते हैं। बिकॉज न्यूटन इज व्हाट, इट इज 1 kg into 1 meter per second square। ओके, kg को अगर हम लोग इसके CGS यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1000 ग्राम इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड CGS में भी सेकेंड ही होता है, सो देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्शन ऑफ सेकेंड। सो वी आर गेटिंग दिस with the conversion। okay, now we can write this in the exponent form, that is 10 to the power 5 and gram centimeter per second square, this is gm, gram centimeter per second square is what, dyne। so the relation 1 Newton is 10 to the power 5 time derived। okay, ये सब जस्ट फॉर रिवीजन, एक चैप्टर जैसा कि नाम में फोर्स स्टार्ट किए इसलिए हम जरूर बता रहे चाहेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारा मेन कंटेंट है, जो चैप्टर 1 है आप लोग के क्लास 10 का, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। द फर्स्ट वन इज लीनियर, या फिर ट्रांसलेशनल भी बोल सकते हैं इसे, रोटेशनल। सो लीनियर से स्टार्ट करते हैं। देखो, नाम से काफ़ी डिफिनेशंस समझने में आसानी हो जाती है। जैसे आप इसका नाम देख सकते हैं, क्या है, लीनियर। सो लीनियर मीन्स वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर वो बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी बॉडी है, और उस पर अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। और अगर वो किसी बाउंडेशन में नहीं है, इफ इट इज फ्री टू मूव, देन इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मोशन होगा, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। वहीं पे अगर रोटेशनल मोशन की बात की जाए, सो रोटेशनल मोशन में एक चीज ये होता है कि द बॉडी इज ऑलवेज पाइवेटेड एट अ पॉइंट। ओके, वेन एवर अ बॉडी इज पाइवेटेड एट अ पॉइंट और फिक्स्ड एट अ पॉइंट, देन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इट विल स्टार्ट्स टू रोटेट अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, उस पॉइंट पे, उस फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देता है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी
रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो अगर लीनियर मोशन का एग्जांपल बताएं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन? व्हेन अ बॉल इज किक्ड और पुश्ड विद अ हैंड। अगर एक बॉल रेस्ट में है, फ्लोर पे रखा हुआ है, ग्राउंड में है, अगर किक करते हो या फिर हाथ से ही उसको पुश करते हो तो क्या होगा, वो मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसलेशन मोशन और अ लीनियर मोशन। एंड रोटेशनल मोशन, इसका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि मान लो अगर तुम एक हाथ में एक स्टोन ले लो, उसको टाई कर लो किसी थ्रेड से एंड रोटेट करो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। ये हो गया। या नॉर्मली अगर बात की जाए, एक डोर जो ओपन और क्लोज करते हैं हम लोग, तो वहां पे उसके एट द एंड ऑफ द डोर देयर इज अ हैंडल टू ओपन एंड क्लोज इट। सो देयर ऑल्सो रोटेशनल मोशन इज डन। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो टर्निंग इफेक्ट है। सो टर्निंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अब। टर्निंग इफेक्ट को जो हम समझा रहे थे कि अगर मान लो कि एक कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाए एक फिक्स डायरेक्शन में और ये फ्री है, बॉडी कहीं पाइवेटेड नहीं है, एकदम फ्री है, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। ठीक है, बट अगर वहीं एक और कोई बॉडी है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पाइवेटेड है, फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स जैसे ही हम लोग लगाएंगे ये क्या करेगा, स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड दिस पाइवेटेड पॉइंट। ओके, सो ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी बॉडी के अंदर विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दिस इज अबाउट एन एक्सिस एंड इट इज ड्यू टू टॉर्क। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। यानी कभी भी किसी बॉडी पर, जो बॉडी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पाइवेटेड है, उस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने पाइवेटेड पॉइंट के चारों तरफ, फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ स्टार्ट्स टू रोटेट। एक्सिस इसका देखो 3D में समझाया जाए तो कुछ ऐसा यहाँ से पास करेगा और इसके चारों तरफ घूमेगा। मतलब इसको और बेटर टू अंडरस्टैंड, ये अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है, देन द बॉडी स्टार्ट्स टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल बी द एक्सिस, और बॉडी इसके चारों तरफ रोटेट करेगा। ओके, सो ये जो टर्निंग इफेक्ट है बॉडी के अंदर विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज ड्यू टू अनदर प्रॉपर्टी विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स, और जिसे हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। तो अब उसको हम लोग समझेंगे वो क्या है, और पहले उसके भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी की अगर बात की जाए, देयर आर टू फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एंड नंबर टू इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ दो क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी आप कितना फोर्स उस बॉडी पे लगा रहे हैं, एंड सेकंड थिंग इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अगर एक एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मान लो कि यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रहा है, ये आपका एक्सिस है, हियर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पॉइंट एंड हियर दिस इज द point of application of force and the axis of rotation. So these are the two factors on which this turning effect of the body depends. So ये जो turning effect of the body इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. The product of these 2 points will, this 2 factor will give the moment of force. So we can define moment of force or torque. Moment of force, जिसे हम लोग टॉर्क भी कह सकते हैं, is defined as the product of force and perpendicular distance of the force from the axis of rotation. Okay, so this is our moment of force. So moment of force can be simply defined as the product of magnitude of the force and the perpendicular distance of force from the axis of rotation. Now next, what type of physical quantity is moment of force? So it is of vector quantity. Okay, obviously ये vector ही होगा because ये दो factors पे depend कर रहे हैं. First thing is the force and another is the perpendicular distance. So force is already a vector quantity, hence you can say simply that it is also a vector quantity because it has also some direction. इसमें भी अपना कुछ direction होता है and magnitude obviously होगा ही. So it is a vector quantity. अब अगर इसके एक्सप्रेशन से हम लोग अगर इसके यूनिट को डिराइव करना चाहें, देन इट कैन बी इजिली डिराइव यूनिट. सो यू कैन सी द एक्सप्रेशन इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. हेंस इन एसआई यूनिट इट इज न्यूटन मीटर, एंड इन सीजीएस यूनिट इट इज टाइम
सेंटीमीटर। सो दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसी समय संग संग इसके रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 क्वांटिटीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइन होता है, जो कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, तो अब हमें उसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग टाइम में लिखना चाहें कि 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ टाइम, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। सो कंबाइनिंग दिस टू 10⁷ टाइम सेंटीमीटर. So this is the relationship between Newton meter and time centimeter. So 1 Newton meter equal to 10⁷ time centimeter. Okay. हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, जो भी टर्निंग प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ लगाया जा रहा है। ठीक है, और फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं और फोर्स किस दिशा में लगा रहे हैं। ये दोनों चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। जैसा कि नाम है कि इफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी ओके इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंड इफ इट इज along the direction of clock then it will be treated as clockwise. अब साइन कन्वेंशनल के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है इट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव मोमेंट, मतलब पॉजिटिव इसको हम लोग लिए जाते हैं और इसको हम लोग नेगेटिवली ट्रीट करते हैं। ये हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे कहाँ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज हो रहा है। बस आप लोग को अभी ये याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल बोल सकते हो या इसका एप्लीकेशन बोल सकते हो कि जैसे एक अगर हम लोग लें पहला कि जो डोर होता है, ठीक है, वाई द हैंडल ऑफ द डोर इज ऑलवेज फिटेड एट द एंड या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। ठीक है, डोर एक फिक्स पॉइंट पे लगा रहता है, ये हिंज है, अगर मान लो ये हिंज ऑफ द डोर, तो डोर के एकदम फार्देस्ट एंड यानी यहाँ पे कहीं पे उसका नॉब लगा रहता है या फिर हैंडल लगा रहता है टू ओपन इट, नॉब या फिर इस तरह का एक हैंडल लगा रहता है टू ओपन द डोर। तो ये क्यों, इतने दूरी पे क्यों, यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो द रीजन इज दिस, जितना ज़्यादा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है, इफ द फोर्स इज ग्रेटर, बिकॉज हम लोग क्या देखे थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं MOF, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू द डिस्टेंस, दिस d1 ओके। सो फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा लगेगा, एंड डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स अगर इसमें से कोई भी एक चीज़, एक फिक्स्ड मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए इसको हम लोग को ओपन या क्लोज करने के लिए, एक जितना उसको चाहिए रोटेट करने के लिए या फिर खोलने के लिए, सो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो विद द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम लोग उतना उसको मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन इजिली ओपन द डोर। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस कम हो गया, इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल, यानी कि ये क्लोज बहुत करीब में यहाँ पे अगर हैंडल हम लोग लगा देते हैं, देन डिस्टेंस बिकम स्मॉल। सो टू गेट द सेम मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट इन दैट डोर वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, यानी यहाँ पे हम लोग को फोर्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा टू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, सो दैट्स वाई ऑलवेज द हैंडल इज प्रोवाइडेड और द नॉब इज प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज ऑफ द डोर। ठीक है, इसी बेसिस पे और भी 3-4 हैं। जैसे मान लो कि एक जो हैंड फ्लोर ग्राइंडर होता है ना, हैंड फ्लोर ग्राइंडर को अगर हम ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है, एक स्टोन नीचे रहता है, उसके ऊपर एक और ऐसा बेस टाइप का हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, एक और नीचे एक बेस टाइप का रहेगा, और यहाँ पर एक पाइवेटेड पॉइंट रहता है ये जगह पर, और इसके एंड पर एक लगा रहता है एक हैंडल। ठीक है, इस हैंडल को रोटेट करने से क्या होता है, ये जो अपर सर्कुलर स्टोन है वो रोटेट होता है और नीचे वाला जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, जिसके इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रेन्स को हम लोग को पीसना रहता है उसको हम लोग डालते हैं और ये हैंड फ्लोर ग्राइंडर से घुमाया जाता है। तो ये जो है देख सकते हो, ये एकदम रिम पे है, यानी एकदम एज पे आकर के ये हैंडल को फिट किया गया है। सो व्हाट इज द रीजन, ये यहाँ क्यों नहीं है? द रीजन इज सेम जो कि अभी हम लोग डोर के केस में देखे थे कि इफ द डिस्टेंस इज मैक्सिमम, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम लोग को कम फोर्स लगा करके उतना ही रिजल्ट मिल सकता है।
लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए देन वी हैव टू अप्लाई मच मोर फोर्स टू गेट द सेम रिजल्ट विच विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू रोटेट दैट स्टोन। ठीक है, तो रीजन आप लोग को एक ही मिलेगा ऐसे डिफरेंट केसेस में। लाइक ये एक एग्जांपल हो गया, डोर वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो स्पैनर होता है, एक स्पैनर जो हम लोग यूज़ करते हैं टाइटन और लूज करने के लिए स्क्रू को, तो वहाँ पे नट्स को, एक्चुअली नॉट स्क्रू, नट को यूज़ करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पैनर, वो उसका जो हैंडल होता है वो लंबा प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अगर लंबा हैंडल रहेगा तो उससे सेम वही चीज़, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स काफ़ी दूर पे लगेगा, जिससे क्या होगा, हम लोग को कम फोर्स लगाने पर भी सेम टर्निंग इफेक्ट मिल जाता है। हेंस द हैंडल इज प्रोवाइडेड लॉन्ग इन केस ऑफ अ स्पैनर ऑल्सो। सो सारे का कंक्लूजन एक ही है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा कम फोर्स लगेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा टू गेट द सेम टर्निंग इफेक्ट इन दैट केस, चाहे वो डोर का केस हो, चाहे वो हैंड फ्लोर बेंडर का केस हो, या फिर स्पैनर का केस हो। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कपल। सो कपल को अगर एक्सप्लेन करना है तो ये बताना जरूरी है, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे पाइवेटेड है। ठीक है, तो कभी भी इसके अंदर कोई सिंगल फोर्स अगर अप्लाई किया जाए एक एंड पे तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। इसके लिए तुमको जरूरी होती है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट इन दैट बॉडी। सो दैट पेयर ऑफ टू फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी इज सेड टू बी कपल। ठीक है, तो ये देख सकते हो दोनों जगह मैंने एफ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, तो ये जो कपल है ये किसी बॉडी के अंदर कैसे अप्लाई होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग बॉटल ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम लोग ये 2 फिंगर का यूज़ करते हैं टू ओपन इट। ओके, तो यहाँ पे ये जो हम लोग फोर्सेस लगा रहे हैं दिस आर लाइक दिस, इसी को समझ लो कि ऐसे हम लोग इसको ट्विस्ट करते हैं, तो एक जाता है डाउनवर्ड, एक जाता है अपवर्ड। तो यहाँ डाउनवर्ड अपवर्ड की जगह ऐसे हॉरिजॉन्टली हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह से तुम लोग ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज कपल वहाँ पे एक्ट कर रहा है। एक स्टीयरिंग व्हील रोटेट करना होता है, अगर दोनों हाथ का यूज़ करो, ऐसे एक हाथ से भी किया जा सकता है उसको, अगर दोनों हाथ का यूज़ करते हैं हम लोग, तो एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड फॉर टर्निंग इट। ओके, सो यहाँ पे भी कपल एक्ट करता है। सो दिस आर सम एग्जांपल। लॉक एंड की, जहाँ पे की यूज़ करते हैं टू ओपन एंड क्लोज द लॉक, सो वहाँ पे भी हम लोग कपल अप्लाई करते हैं। तो अब इसको ज़रा देखा जाए, अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए, मान लेते हैं कि अगर ये ए भी एक बार है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दिस इज डी, इस डी को हम लोग पकड़ रहे हैं और इस डी को हम लोग कहेंगे कपल आर्म। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज कपल आर्म एंड दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द बार ए बी। यहाँ पे ये 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के एफ, इन दो, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये बॉडी के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और ये जो रीजन इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के नज़रिए से देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट, दैट इज ओ ए। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, देख सकते हो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं क्लॉकवाइज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो फोर्स इनटू कितना हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। नाउ टू फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ कपल, टोटल मोमेंट ऑफ कपल that should be equal to the addition of these two forces, these two moment of forces. So F into OA plus F into OB. Now taking a of F common, you will get OA plus OB. OA plus OB is what? The total length, that is the total couple arm, which is D. Okay, and what should be the direction? It should also be in clockwise. So you can see that the total moment of couple is equal to the either force into the perpendicular distance between the two forces. Okay, so this is your total moment of couple. Now our next topic is equilibrium of bodies. So whenever a body is said to be in equilibrium, when a body, just assume this is a body, it is under the action of different forces from different sides. Okay, so if under the action of different forces this body does not change its state of rest or of uniform motion, that means if the body is in motion, that it is remaining in motion in spite of being acted by different forces, and if it is in rest then it will remain at rest under the action of these forces. That means you can say that the body is in equilibrium. इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और अगर वो बॉडी डिफरेंट फोर्सेस के एक्शन के बावजूद अपना
स्टेट को बदलता नहीं है। दैट इज़ अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, चाहे उस पर कितने भी फोर्स एक्ट करें, और अगर उस पर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है, तो उस कंडीशन को बोलोगे कि द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट इट विल बी ऑफ टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक। सो एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा और आई थिंक नाम से इजीली समझ जाओगे। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, डायनेमिक मीन्स मोशन। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब किसी रेस्ट बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं एंड हेंस देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो कि अगर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ओके, या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, लेट इट बी डब्ल्यू, ओके, एंड जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके, एंड दिस टू फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर एंड हेंस द बुक विल रिमेन ऑन द टेबल अनलेस यू आर मूविंग इट, जब तक उसको कोई और एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस फोर्स होगा वो उसको आगे हटा ना रहा हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ द बॉडी इज इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एंड इट विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रह रहा है क्योंकि वो जो डिफरेंट फोर्सेस ऐड करें उस बॉडी के ऊपर वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो है इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि वो अपना मोशन को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक एरोप्लेन होता है, ठीक है, जब एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पर अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करता है तो उस समय उस एरोप्लेन का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जिस फोर्स से तुम अपवर्ड ले जाते हो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और हेंस वो कांस्टेंट मोशन से ही अप में जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक और ले सकते हैं, रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो जब अर्थ पे आती है वो कांस्टेंट स्पीड से आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है, बिकॉज द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप वो जो होता है वो डिफरेंट बायोन फोर्स जो ऊपर से नीचे आ रहा है, हवा के डिफरेंट फ्रिक्शन बायोन फोर्स से बैलेंस हो जाता है और हेंस वो कॉन्स्टेंटली नेट फोर्स फील करता है एंड हेंस इट कम्स ऑन द अर्थ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, सो दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम? पहले पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले। सो द पहला पॉइंट क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, यानी कि जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट करते होंगे उनका टोटल सम वो जीरो होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। दैट मीन्स जैसे अभी हम लोग एक देखे थे कि एक बार की तरफ दोनों एंड पे एक फोर्सेज एक्ट कर रहे थे इक्वल मैग्नीट्यूड के और वहाँ पे हम लोग को मिला था टोटल मोमेंट ऑफ कपल, बट एक एक केस में अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज और मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज जो भी होंगे वो इक्वल होने पड़ेंगे फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी जीरो, उनका जो रिजल्टेंट होगा जीरो होगा, तभी जीरो हो सकता है इफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, वो दोनों सेम होंगे, या तुम ऐसे बोल सकते हो उनका जो सम होगा वो जीरो होगा, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल। ओके, सो ये थे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट स्टेट्स दैट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। Sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment. Okay, so this is the principle of moment. अब कभी कभी पूछ लेता है कि give an example of a instrument where this principle of moment works. So इसका example आप simple सा ले सकते हैं, beam balance. So beam balance या इसी को अगर तुम बोला जाए physical balance भी कहा जा सकता है, is the instrument where this principle of moment works. तो अब बढ़ते हैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ। देखो, वेरिफिकेशन के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हम लोग एक मीटर रूल ले लेते हैं। देखो, मीटर रूल क्या होता है बता देते हैं। मीटर रूल एक रूल या स्केल जिसकी मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर कह सकते हो, ठीक है। सो ये एक मीटर रूल हम लोग ले लिए हैं। इस मीटर रूल को हम लोग एक फिक्स सपोर्ट से हैंग कर दे रहे हैं, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, ओके। और इस मीटर रूल के दो एंड पर हम लोग लगाएंगे स्प्रिंग बैलेंसेस। स्प्रिंग बैलेंसेस इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ एनी बॉडी, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, दो स्प्रिंग बैलेंसेस यहाँ लगा दिया गया है। अब इस पर हम लोग लगाएंगे दो वेट्स, ओके। दो वेट्स इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस के साथ हम लोग लगा दे रहे हैं। मान लो इस तरह का कोई एक ब्लॉक है, ये दोनों एंड पे लगा दिए। सो ऑब्वियसली जो है ये दोनों वेट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट वेट होने के कारण ये मस्ट अप डाउन
जो स्केल है ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड नहीं रहेगा, ये थोड़ा अप डाउन करेगा। तो हमें इसे एक ऐसे पोजीशन पे सेट करना है, जैसे हम फिगर में पहले ही बना दिए कि इसको एडजस्ट किया गया है हाइट डिस्टेंस के हिसाब से। लेट इट बी, ये ए मान लेते हैं, इसका वेट W1, इसका वेट W2 एज्यूम कर ले रहे हैं, ओके। और इसको इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि ये स्केल को फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही रखा गया है, बैलेंस किया गया है। सो मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फिक्स्ड रिजिड पॉइंट इज L2 और इस स्प्रिंग बैलेंस का डिस्टेंस जो है वो L1 है, ओके। सो यहाँ देख सकते हो जब ये डाउनवर्ड है तो इसका कोशिश क्या होगा, ये अपने तरफ खींचे, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो क्लॉकवाइज मोमेंट हमें क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इट शुड बी फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी W1 इनटू डिस्टेंस, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी W2 इनटू L2, ओके। अब क्योंकि ये बैलेंस है, पहले ही बता दिए कि जो स्केल हम लोग यूज किए थे मीटर रूल, ये बैलेंस है। सो वी कैन से दैट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट मीन्स W1 इनटू L1 इज इक्वल टू W2 इनटू L2। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग विज्ञान।